नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा और ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हमने पदार्थ के बारे में चर्चा की थी और हमने ये पढ़ा था कि भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर जो मैटर है उसको तीन भागों में, तीन कैटेगरियों में डिवाइड किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की एक ब्रीफली कंपेरेबल स्टडी भी की थी कि ठोस और द्रव और गैस तीनों में क्या डिफरेंस है। ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जो ठोस मटेरियल है, क्योंकि अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट है, तो अपन बात जो करेंगे वो केवल सॉलिड स्टेट के बारे में करेंगे। गैस और लिक्विड के बारे में हम कक्षा 11 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम ठोस पर आते हैं। जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड जो ठोस पदार्थ हैं, उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पर, यानी अंतराणविक बलों के आधार पर उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। चार कैटेगरी बनाई गई है। एक है मोलिकुलर ठोस, एक है आयनिक ठोस, एक मेटेलिक ठोस और एक है कोवलेंट यानी सहसंयोजक ठोस। अब हम इनके बारे में सेपरेट और डिटेल से पढ़ें तो अपन बात करें सबसे पहले आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस कौन से होते हैं? ये जो आणविक ठोस हैं, इन आणविक ठोस पदार्थों को इनमें उपस्थित आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। अपन बात करते हैं पहली जो कैटेगरी है आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके बारे में चर्चा करें अपन। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एक बात तो ये हो गई कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं अणु। अणु होते हैं। इन आणविक ठोसों को, इनमें उपस्थित जो फिजिकल फोर्सेस हैं, जो भौतिक बल हैं, उन बलों की प्रकृति के आधार पर इन आणविक ठोसों को, मॉलिक्यूलर ठोस जो सॉलिड्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। इसकी तीन कैटेगरियां बना दी गई हैं। फर्स्ट इज ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड इज अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड तीसरी और जो अंतिम कैटेगरी है इसी की, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस। That means H bonded solids। जो मॉलिक्यूलर ठोस हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, उन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। इनमें उपस्थित जो फोर्सेस हैं, जो फिजिकल फोर्सेस हैं, उनके बेस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें पहली है पोलर, सेकंड इज नॉन पोलर एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। और तीनों की ही एक प्रॉपर्टी सेम है कि तीनों में ही जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो अवयवी कण हैं, वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। ये तीनों के लिए सेम है। ध्रुवीय में भी अवयवी कण अणु, अध्रुवीय में भी अवयवी कण अणु, और हाइड्रोजन बॉन्डेड है उनमें भी अवयवी कण अणु, क्योंकि ये तीनों ही आणविक की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके कुछ सिम्टम हैं
जिनके बारे में अपन देखते हैं। एक है ये जो सॉलिड्स हैं इनमें उपस्थित बंध, बंध की प्रकृति। दूसरा है इनकी प्रकृति स्वयं की, कि ये किस प्रकार के ठोस हैं। तीसरा है इनका गलनांक। नेक्स्ट है इनकी चालकता या विद्युत चालकता। और अंतिम जो कैटेगरी है वो इनकी है इनके एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा इनके नीचे। पहला है बंध की प्रकृति। ध्रुवीय, ये जो बंध हैं, जैसे ध्रुवीय अणुओं के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं। मैं ध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अब हमारे पास एक ध्रुवीय अणु है HCl। HCl एक पोलर प्रजाति है, पोलर स्पीसीज है। और HCl में अपने को पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन एटम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ये HCl का एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ने अपनी ओर अट्रैक्ट किए, क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर खिसक गई क्लोरीन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो इस क्लोरीन के जो सराउंडिंग एरिया है इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए अपन उस नेगेटिव बढ़ी हुई नेगेटिव चार्ज जो डेंसिटी है उसको इंडिकेट करने के लिए पार्शियली नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ अपन और उस पार्शियली नेगेटिव साइन को अपन डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, और जितना इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले जो दो एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। ये इसका नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव पोल है, और ये इसका पॉजिटिव पोल है, यानी कि एक डाइपोल बन गया। ये एक डाइपोल है। जब इस एक डाइपोल यानी ध्रुवीय अणु है एक, और जब इस HCl के ध्रुवीय अणु के नजदीक HCl का कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है। अब इस डाइपोल को मैं इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा हूं, जैसे ये एक डाइपोल है, इसके इस सिरे पर प्लस चार्ज और इस सिरे पर माइनस चार्ज। जब इस एक मॉलिक्यूल के, एक डाइपोल के नजदीक जब दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो स्वाभाविक है कि प्लस के नजदीक आएगा माइनस और माइनस के नजदीक आता है प्लस। तो पोलर जो मॉलिक्यूल है उन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन काम करने लगता है। उस अट्रैक्शन का नाम है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ जो बॉन्ड है उसकी प्रकृति है, यहाँ जो बंध पाया जाता है या जो बंध की प्रकृति है वो होती है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्योंकि मॉलिक्यूल ध्रुवीय हैं और दो द्विध्रुवों के बीच में आसानी से, उनके विपरीत सिरों के बीच में आसानी से आकर्षण बल काम कर सकते हैं। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। प्रकृति में तो ठोस है अपन, क्योंकि अपन ठोस की बात करते हैं, लेकिन ये कैसी मुलायम प्रकृति के ठोस हैं। तीसरा गलनांक। ध्रुवीय मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर ठोस जितने भी हैं इनके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन काम करते हैं। जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, फिजिकल फोर्सेस, वो काम करते हैं। और जिन अणुओं के बीच में फिजिकल फोर्सेस वंडरवाल कैटेगरी के हैं, वो जो बंध हैं वो कमजोर प्रकृति के होते हैं। और कमजोर होने के कारण मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जितनी भी कैटेगरी है उन सभी का गलनांक बाकी अन्य सॉलिड्स की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो गलनांक इनका क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है।
और विद्युत चालकता जलीय विलयन में चालकता प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन में या इनका जलीय विलयन विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है, चालकता प्रदर्शित करता है। और एग्जाम्पल में यदि बात करें अपन, जैसे एग्जाम्पल में अपने को पोलर स्पीशीज की जरूरत है, जैसे इसी के अपन जो ए कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे सॉलिड HF, सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, ये सब किस प्रकार के मॉलिक्यूल हैं? ये सब ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी में अपन आए, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर का मतलब ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, जिनका कोई द्विध्रुवाघूर्ण नहीं होता है। अब जब द्विध्रुवाघूर्ण नहीं है तो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन किस प्रकार का पाया जाएगा? अपन ने कक्षा 11 में जो वंडरवॉल फोर्सेस की कैटेगरी पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने एक पढ़ा था लंदन बल यानी प्रकीर्णन बल, या उसे अपन तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अट्रैक्शन फोर्स भी बोल रहे थे, और या फिर अपन उसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। ये डिस्पर्जन फोर्स क्या होते हैं? जैसे अपन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने पास जैसे H2, और दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसका मतलब यह है कि दोनों में से किसी पर कोई चार्ज नहीं, और मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट म्यू का मान कितना है? 0। कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नज़दीक जब कोई दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो वो इसे किस प्रकार अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? तो इस अट्रैक्शन को बताने के लिए लंदन नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने ये सुझाया कि वैसे तो अपन ने कक्षा 11 में MOT थ्योरी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब एटम मिलकर के, एटम फ्यूज्ड होकर के जब मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। और जितने भी जो एटम्स मिले हैं उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मॉलिक्यूल बनने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में न रह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो किसी एक एटम के चारों ओर न घूम करके पूरे एटम पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का ये जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इनका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो घूमते घूमते एक अवस्था ऐसी आती है, जैसे इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम के चारों ओर घूम रहे हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक अवस्था ऐसी आएगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सिरे की ओर आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए कुछ क्षण भर के लिए। उस अवस्था में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का ये जो सिरा है, इस सिरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई और इस सिरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट प्रकृति का चार्ज भी एग्जिस्टेंस में होता है, यानी जितना नेगेटिव उतना ही। इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को अपन प्लस चार्ज से इंडिकेट करते हैं। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, जो पहले एक नॉन पोलर था, अध्रुवीय था, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण एक अवस्था ऐसी आई कि कुछ समय के लिए, इन क्षण भर के लिए ये एक डायपोल बन गया। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब ये कुछ समय के लिए डायपोल बन गया।
अब इस इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक डायपोल के नजदीक जब कोई दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे ही ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के नजदीक आता है तो इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है। इस डायपोल ने जो कि कुछ समय के लिए बना है, जब इस डायपोल के नजदीक ये एक नॉन पोलर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है तो इसने क्या किया, इसके घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए इसमें भी, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में भी इस तरफ आ गए तो इस मॉलिक्यूल का आधा भाग तो हो गया नेगेटिव चार्ज और आधा भाग हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो इंस्टेंटेनियस डायपोल है। इंस्टेंटेनियस डायपोल जिसे अपन बोलते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने क्या किया, इस दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल में इंड्यूस्ड कर दिया। इसलिए अपन इसको कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे अपन इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल यानी प्रेरित द्विध्रुव। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के ऑपोजिट सिरों के बीच में अट्रैक्शन काम करने लगता है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव सिरे के बीच में अट्रैक्शन काम करने लगता है, और इस अट्रैक्शन को यहाँ नाम दिया जाता है तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसको अपन डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, इसको अपन प्रकीर्णन बल भी बोलते हैं, इसे अपन लंदन बल भी बोलते हैं। तो यहाँ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पाया जाता है तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, या फिर लंदन बल, या फिर प्रकीर्णन बल, और अपन कह सकते हैं इसको डिस्पर्जन फोर्स। तो यहाँ जो बॉन्ड की नेचर है वो है तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, और अपन अंग्रेजी में लिखें तो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। और प्रकृति में ये भी मुलायम प्रकृति के ठोस होते हैं, गलनांक इनका बहुत कम होता है, और विद्युत चालकता ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी कुचालक हैं, लेकिन जलीय विलयन में लेने पर ये चालकता, क्योंकि ये पोलर हैं और जलीय विलयन में ये अपने आयनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन पोलैरिटी कंडक्टेंस शो करता है। जबकि ये जो है ये वैसे तो जल में घुलते नहीं है, नॉन पोलर है, क्योंकि जल एक पोलर सॉल्वेंट है तो जल में घुलते भी नहीं है, और ये मूल रूप से इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के रेफरेंस में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी कैटेगरी है, इसके एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल नॉन पोलर में जैसे सॉलिड, इसी के अगर अपन एग्जाम्पल और पढ़ें तो जैसे हो गए सॉलिड ठोस H2 ठोस N2 ठोस O2 ठोस CO2 ठोस मीथेन एक्सेट्रा। और भी बहुत सी गैसें हैं जिनको अपन कम ताप पर ठोस अवस्था में ला सकते हैं, जो कि नॉन पोलर नेचर की है। तीसरी कैटेगरी है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। और बंध के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। बंध यहाँ कौन सा बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट है उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रकृति में ये भी मुलायम ठोस होते हैं, जैसे कि आपको पता है बर्फ
जल ठोस अवस्था में जिसे अपन बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं, वो भी मुलायम प्रकृति की होती है। और गलनांक इसका भी कम होता है, निम्न होता है गलनांक। और ये भी लगभग कुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लगभग कुचालक। एग्जाम्पल अगर अपन इसका लिखें तो बर्फ। तो ये एक कैटेगरी है मॉलिक्यूलर ठोस की। मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हैं उनको, उनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, वो होते हैं अणु, मॉलिक्यूल होते हैं। और इसको फर्दर फिर जो फिजिकल फोर्सेस है, अणुओं के बीच में जो फिजिकल फोर्सेस हैं, जो भौतिक बल हैं, उन भौतिक बलों के बेस पर इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। एक तो कैटेगरी बना दी गई है ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरी बना दी गई है अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरी बना दी गई है हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन बंध ठोस यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बंध की प्रकृति है, इनकी स्वयं की प्रकृति है, इनके गलनांक है, इनकी विद्युत चालकता, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट अपन अगला जो अपनी क्लास है वो है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दूसरी वो है आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक ठोस, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, सबसे पहली बात ये कि अवयवी कण कौन है। तो आयनिक ठोस में अवयवी कण होंगे, आपको इसके नाम से ही पता है अवयवी कण क्या होते हैं, इसमें आयन होते हैं। अब इसके भी कुछ सिम्टम हैं आयनिक ठोस के भी, जैसे पहला तो जैसे ये हो गया अवयवी कणों के बारे में। सेकंड अपन देखें इनकी विद्युत चालकता। आयनिक ठोसों की जो विद्युत चालकता की बात करते हैं तो आयनिक ठोस का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl, Na+ और Cl-। ये एक आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस का मतलब ये है कि जब सोडियम और क्लोरीन के बीच बंध बना तो सोडियम मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक मेटल एटम है, और क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। तो जब दोनों के बीच बंध बनता है तो सोडियम एटम क्या करता है, अपनी आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। इसलिए सोडियम पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन एटम के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बने हैं, इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में जो फोर्स काम करता है, उसी फोर्स को अपन नाम दे देते हैं आयनिक बंध। अब अपन सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, और प्रकृति में आयनिक बंध सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। प्रकृति में सबसे ज्यादा मजबूत बंध होते हैं आयनिक, उसके बाद होते हैं सहसंयोजक बंध या धात्विक बंध, उसके बाद आते हैं वान डेर वाल हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद आते हैं वान डेर वाल श्रेणी के फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा जो मजबूत बंध हैं वो होते हैं आयनिक बंध। और अपन एक आयनिक ठोस का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड अपने पास। अब Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। इसके आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अष्टक के रूल को दोनों फॉलो करते हैं। अब जब अपन विद्युत चालकता की बात करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल, जब अपन मेटेलिक जो मटेरियल है, धात्विक जो पदार्थ है, उनमें अपन चालकता की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि चालकता इलेक्ट्रॉनों का गुण है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है पदार्थ। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटेलिक मटेरियल भी हैं जो विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। लेकिन कब? ये ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा।
ये या तो लिक्विड फॉर्म में विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करेगा, या फिर इसको अपन इस आयनिक मटेरियल को यदि अपन जल में घोल दें, इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लें, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में भी ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मेल्टिंग फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब अपन जैसे अपने पास है नमक है, सोडियम क्लोराइड है, अपन ने एक बीकर लिया, उस बीकर में अपन ने भर लिया नमक Na+ और Cl-, लेकिन अपन ने जो नमक लिया है वो कौन सी फॉर्म में लिया है? सॉलिड फॉर्म में लिया है। अब अपन क्या करते हैं, कोई भी दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लेकर के इस नमक में डुबो देते हैं। बाहर से ये जो दो मेटेलिक रोड लेते हैं अपन, इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड। बाहर से एक बैटरी अपन दोनों मेटेलिक रोड से यानी इलेक्ट्रोडों से जोड़ देते हैं। बैटरी के धनात्मक पॉजिटिव पोल से, पॉजिटिव टर्मिनल से अपन जिस मेटेलिक इलेक्ट्रोड को, रोड को जोड़ते हैं उसे अपन बोलते हैं एनोड। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अपन जिस रोड को जोड़ते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं उसे अपन एनोड कहेंगे। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अपन जिस मेटेलिक रोड को जोड़ते हैं उसे अपन बोलते हैं कैथोड। एनोड यानी एक सेल बनाने में अपने को दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक एनोड और एक कैथोड। हमने एनोड और कैथोड बना लिए। एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है? रिडक्शन की, अपचयन होता है। अपन ने बीच में एक पूंजी और लगा दिया। जब अपन कुंजी को ऑन करते हैं तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये जो अब होना तो ये चाहिए कि इस जैसे अपन ने कुंजी को ऑन किया, ऑन करते ही इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये होना चाहिए कि सोडियम जो है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पार्टिकल इस नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होने चाहिए और इनकी मूवमेंट इस तरफ होनी चाहिए। और ये जो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन एटम है, इनकी मूवमेंट होनी चाहिए इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो हमने लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में, इसके कैटायन और एनायन के बीच में, इसके धनायन और ऋणायन के बीच में मजबूत आयनिक बंध उपस्थित है। और अपन ने बाहर से जो पोटेंशियल लगाया है, ये पोटेंशियल इतनी ऊर्जा क्रिएट नहीं कर पाता है कि दोनों के बीच के आयनिक बंध को तोड़ सके। अब अपन क्या करते हैं, और जब आयनिक बंध मजबूत है, टूट नहीं पाएगा, तो आयन मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब आयन मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जब आयन इलेक्ट्रोडों पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तब तक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। यानी सॉलिड फॉर्म में जो आयनिक सॉलिड हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, विद्युतीय रूप से या विद्युत के कुचालक होते हैं, वो चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। कब? जब आयनिक ठोस अपनी ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अपन ने क्या किया, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया अपन ने उसमें क्या किया, इस सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करा लिया अपन ने। अब अपन इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते हैं, अब अपन इसको मेल्ट फॉर्म में लेते हैं। मेल्ट का मतलब है अपन ने इसको पिघला लिया है, और अपन ने मेल्ट करने के लिए अपने को पता है कि अपने को सोडियम क्लोराइड को गर्म करना पड़ेगा। और जब अपन सोडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो गर्म करने से Na+ और Cl- के बीच का जो आयनिक बंध है वो टूट जाता है।
और जब आयनिक बंध टूट जाता है तो अब सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में आ गया है। और लिक्विड का आपको पता है कि लिक्विड में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। अब ये जो आयन है, कैटायन और एनायन है, ये मूवमेंट करने के लिए फ्री हो गए हैं, ये फ्री आयंस हो गए हैं। अब जैसे ही अपन कुंजी को, अब इस बार जैसे ही अपन कुंजी को ऑन करते हैं, ऑन करते ही इलेक्ट्रोडों पर पोटेंशियल जनरेट होता है और उसी पोटेंशियल के कारण जो कैटायन है सोडियम प्लस, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर मूव करने लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज सोडियम है वो तो कैथोड की ओर, और जो नेगेटिव चार्ज Cl- आयन है वो एनोड की ओर मूवमेंट करने लगता है। और जैसे ही Cl- एनोड पर पहुंचता है, पहुंचते ही रिएक्शन ये होती है कि हाफ मोल यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट को पूरा करके यहाँ पहुंचते हैं और ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर Na+ आयन उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके रिड्यूस हो जाते हैं और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन कंप्लीट हुई और परिपथ में यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड अपनी लिक्विड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, यानी विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। और यदि हम सोडियम क्लोराइड को पानी में ले लेते हैं, अपन ने सोडियम क्लोराइड को क्या किया, जल लिया, पानी लिया, नमक, और उसमें नमक घोल दिया। नमक एक आयनिक पदार्थ है और जल एक पोलर सॉल्वेंट है, और विलेयता का नियम है समान समान को घोलता है। सोडियम क्लोराइड आयनिक प्रकृति का होने के कारण जैसे अपन इसको जल में घोलते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसका हाइड्रेशन हो जाता है और Na+ और Cl- अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अब जब अपन दो इलेक्ट्रोड लगा करके दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ते हैं तो Na+ और Cl- आयन जो है वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड या कैथोड की ओर गमन करके मूवमेंट करके इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन वो कंप्लीट करते हैं और परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक सॉलिड हैं वो अपनी ठोस अवस्था में तो होते हैं इंसुलेटर, जबकि मेल्ट फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं कंडक्टर, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो जब चालकता की बात करेंगे अपन, तो चालकता में अपन ये कहेंगे कि जो सॉलिड है आयनिक ठोस अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के उचालक होते हैं, जबकि अपनी गलित या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन ये आया कि क्या कारण है कि कैल्शियम क्लोराइड ठोस अवस्था में कुचालक होता है जबकि गलित अवस्था में सुचालक होता है। प्रश्न यही से था। ठोस अवस्था में कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक मटेरियल है, आयनिक ठोस है, और ठोस अवस्था में कैल्शियम +2 और फ्लोराइड आयनों के बीच में मजबूत आयनिक बंध उपस्थित हैं। तो ठोस अवस्था में इसके जो आयन हैं वो इलेक्ट्रोडों की ओर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी ठोस अवस्था के अंदर कैल्शियम और फ्लोराइड के बीच में मजबूत आयनिक बंध उपस्थित होता है, इसलिए इलेक्ट्रोडिक जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है और परिपथ में
या सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं बन पाता है, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि मेल्टिंग फॉर्म में क्या होता है, मेल्टिंग फॉर्म का मतलब है कि अब हमने इसको कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और लिक्विड फॉर्म का मतलब है कि अपन ने या हमने गर्म करके कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच का जो मजबूत आयनिक बंध था उस बंध को तोड़ दिया है। और जब बंध टूट गया है तो कैल्शियम और फ्लोरीन आयन अब गति करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। तो जब अपन लिक्विड अवस्था में कैल्शियम फ्लोराइड में इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट लगाते हैं, बाहर से बैटरी लगा करके, तो कैल्शियम और फ्लोराइड जो फ्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन है, ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोडों की ओर मूवमेंट करके इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और परिपथ में या सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो बन जाता है, जिससे ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लगता है। तो आयनिक सॉलिड्स की बात करें अपन, तो आयनिक सॉलिड ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन की अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरी बात करें अपन, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इनकी प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति में ये कठोर होते हैं, प्रकृति में ये कठोर होते हैं, और कठोर में भी प्रकृति इनकी होती है भंगुर। भंगुर यानी ब्रिस्टल नेचर के होते हैं। ब्रिस्टल का मतलब है कि चोट मारने पर बिखर जाना। जैसे कि अपने पास एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे अपने पास अपने घर में मिश्री होती है, मिश्री का ढेला होता है। जब अपन उसके ऊपर चोट मारते हैं तो वो फैलती नहीं है बल्कि बिखर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो पदार्थ को चोट मारने पर इस तरह बिखरने की जो नेचर है उसको अपन बोलते हैं ब्रिस्टल नेचर यानी भंगुर प्रकृति। तो आयनिक जो ठोस होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, भंगुर ठोस होते हैं। नेक्स्ट जब अपन नेक्स्ट जो अगला गुण है इनका, वो है इनके गलनांक का। तो गलनांक में आयनिक जो पदार्थ हैं उन आयनिक पदार्थों के अंदर या आयनिक ठोस में आयनों के बीच में मजबूत आयनिक बंध उपस्थित होता है, और आयनिक बंध प्रकृति में सबसे ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब इनके गलनांक बहुत ही उच्च होते हैं। बंध जितना मजबूत गलनांक भी उतना ही ज्यादा, गलनांक बहुत अधिक या अत्यधिक उच्च होता है, बहुत अधिक। और यदि अपन बात करें बंध की, तो बंध में स्पष्ट है कौन सा बंध उपस्थित होता है अवयवी कणों के बीच में, आयनिक बंध। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसके आयनिक ठोस के, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आयनिक ठोसों के, ये इस कैटेगरी के अंदर यानी आयनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में रखा गया। बाकी दो कैटेगरियां और बच गई है। तीसरी कैटेगरी रह गई है अपनी धात्विक, और चौथी कैटेगरी बच गई अपनी सैसियों से। बाकी इन दोनों क्लास के बारे में, दोनों कैटेगरी के बारे में अपन अपने अगले यानी तीसरे वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब अपना जो पहला वीडियो लेक्चर आया था, उस पहले वीडियो लेक्चर में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर मॉलिक्यूल अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरह के कुछ कमेंट्स आए थे कि अवयवी कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, और यदि वैसे तो मैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की काम में ले रहा हूं, और फिर भी यदि कोई भी शब्द, कोई भी टर्म, कोई भी इंग्लिश के टर्म या हिंदी के टर्म ऐसी है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। मॉलिक्यूल जो अणु है, उस अणु को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल, और अवयवी कण है, अवयवी कण को अपन बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। और जो कुछ भी है, आपकी जो भी समस्या है, वो सारी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे भेज दीजिए। मैं अगले अपने वीडियो लेक्चर में आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए।
वीडियो अपने नोट्स को पढ़िए, वीडियो लेक्चर को देखिए और फिर अपने समस्याएं आप हमें लिखकर भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।